Assalamu alaikum. Welcome back to one more lecture of physical chemistry, that is chemical kinetics, class 12 physical chemistry. अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा, हमने सॉल्यूशंस पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा. तो आज हम पढ़ेंगे मतलब अभी और एक लेक्चर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स. और केमिकल काइनेटिक्स जो है यहाँ से जनरली दो सवाल आते हैं या 1 to 2 क्वेश्चन. जनरली ज्यादातर देखोगे तो केमिकल काइनेटिक्स से दो सवाल आते हैं. तो सबसे पहला सवाल जो केमिकल काइनेटिक्स का है, मैच द फॉलोइंग, मैच द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन गिवन इन लिस्ट 1 विद द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट गिवन इन लिस्ट 2 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड. तो अब मुझे यहाँ पे टेबल गिवन है, मुझे इस टेबल में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. तो है क्या असल में है, शाबाश, असल में मुझे जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट जो है उसका यूनिट निकालना है. फॉर जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है. तो रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर आप लोगों को पता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट है मोल टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर टू द पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स. तो अगर हम जीरो ऑर्डर देखेंगे तो जीरो ऑर्डर में n का वैल्यू आप पुट कर लो 0. तो फॉर जीरो ऑर्डर ये बनेगा मोल 1 माइनस 0 दैट इज 1, लीटर 0 माइनस 1 दैट इज -1, सेकेंड इनवर्स दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो ए को आ जाएगा सीधे 3. तो A3 जो है वो इन चार में से एक ही है, लेकिन हम आगे भी चेक करेंगे. दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर में n का वैल्यू पुट कर लो 1. जब आप n का वैल्यू पुट करोगे 1, आपको आएगा मोल 1 माइनस 1, लीटर 1 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स. मोल 1 माइनस 1 इज 0, मोल टू द पावर 0 इज 1, लीटर टू द पावर 0 इज 1. तो बचा ओनली सेकेंड इनवर्स. तो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर को b को आएगा 2, b को आएगा 2. ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर, तो 2 का इसमें 2 पुट कर लो. तो इसमें 2 पुट करोगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 दैट इज -1. तो ये आएगा मोल 1 माइनस 2 दैट इज -1, लीटर 2 माइनस 1 दैट इज 1, सेकेंड इनवर्स. तो मोल -1, लीटर 1, सेकेंड इनवर्स, यानी कि c को आ जाएगा a. तो थर्ड ऑर्डर में आ जाएगा सीधे n का वैल्यू पुट करना है 3. तो यहां पे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये टेबल देके है. तो अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी पे डायरेक्टली ऑर्डर भी लिखा है और यहां से रेट कांस्टेंट की यूनिट्स भी लिखे हैं. शाबाश. दूसरा सवाल जो मेरा इसमें है, इफ a प्लस बी गिव्स c एक रिएक्शन है, इफ द रेट कांस्टेंट, रेट एक्सप्रेशन इज रिटन एज रेट इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b, एंड बोल रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ a इज टेकन इन एक्सेस, टेकन इन एक्सेस, a टेकन इन एक्सेस, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ, या if any reactant is taken in excess, then the order with respect to that reactant is taken as 0. So the order with respect to A will be taken as 0 and the order with respect to B is 1. तो A का ऑर्डर हम मानेंगे 0. क्यों? क्योंकि ये एक्सेस में है. जब भी हम किसी चीज को एक्सेस में लेते हैं, the order with respect to that चीज is taken as 0. So इसका ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 1. ये हम ऑलरेडी जीरो ऑर्डर में लिख भी चुके हैं. If any of the reactant is taken in excess, then the order with respect to that reactant is taken as 0. Question number 3. For an exothermic reaction, activation energy for forward direction is temperature dependent, equal to activation energy for backward direction, greater than activation energy for backward direction, less than activation एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन. तो मैं सीधे यहां पे बनाऊंगा. अगर आप रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ प्लॉट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलो, या आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलोगे, या आप रिएक्शन प्रोग्रेस बोलोगे. तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, एक्सोथर्मिक का ग्राफ आता है ऐसे, यानी कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी जो है यहां से यहां तक है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यहां से यहां तक है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि ये हिस्सा जो है ये रिप्रेजेंट करता है यहां से यहां तक, ये हिस्सा रिप्रेजेंट करता है किसको? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को. शॉर्ट में यहां से यहां तक ये जो है ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है. तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है कम, रिएक्टेंट की एनर्जी होती है ज्यादा. अब मुझे एक्टिवेशन एनर्जी पे कमेंट करना है. तो अगर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी पे कमेंट करना है तो मुझे एक बात बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां तक, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन. और अगर हम यहां से यहां तक देखेंगे, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. तो एक्सोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या बैकवर्ड के बराबर होती है, कि बैकवर्ड से ज्यादा, कि बैकवर्ड से कम? ये होती है बैकवर्ड से कम. या आप ऐसे भी बोल सकते हो, डेल्टा एच एंथैल्पी की दो फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. दूसरा जो मेन हमारे लिए काइनेटिक्स में है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ये है
डेल्टा एच। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच का वैल्यू होता है नेगेटिव। ये नेगेटिव कब होगा, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब ये बड़ा ये छोटा होगा, नहीं, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, छोटा माइनस बड़ा इज नेगेटिव, यानी कि जब फॉरवर्ड होगा कम और बैकवर्ड होगा ज्यादा, यानी कि फॉरवर्ड शुड बी लेस देन बैकवर्ड, देन एंड ओनली देन शाबाश द रिएक्शन कैन बी exothermic. So the answer is activation energy for forward direction is less than the activation energy of backward direction. Which of the following is an incorrect statement? Incorrect statement. Statement based सवाल आपने देखा कि maximum statement based सवाल यहां पे हमने डाले हैं. Catalyst reduces the activation energy of the reactant. A catalyst reduces the active, common sense है. Catalyst जब हम बोलते हैं तो हम समझते हैं positive catalyst. Positive catalyst rate of the reaction को बढ़ाता है by decreasing the activation energy. जैसे एनसीईआरटी ने टेबल, ये एनसीईआरटी ने डायरेक्टली डायग्राम बनाया है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में. लोअर इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रिएक्शन. कॉमन सेंस, जितना अगर यहां से यहां तक देखा जाए, इस रिएक्शन में यहां से यहां तक देखा जाए, यहां से यहां तक देखा जाए, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है. ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो यहां से यहां तक ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा. तो लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रिएक्शन. ये सही है. A catalyst decreases Gibbs free energy. नहीं, a catalyst does not alter a state function. Catalyst only path को change करेगा, लेकिन initial state and final, sorry यहां ये यहां तक है पूरा, initial state and final state को वो change नहीं करेगा. अगर मैं ग्राफ यहां पे बनाऊंगा, बिल्कुल ग्राफ ये है, अगर हम ग्राफ बनाएंगे ग्राफ ये है, तो कैटलिस्ट ओनली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट को चेंज नहीं करेगा. तो इसका मतलब क्या है, जब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट चेंज नहीं होगा, कोई भी स्टेट फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो एक कैटलिस्ट डेल्टा जी या डेल्टा एच या डेल्टा यू जो भी होगा, कोई भी स्टेट फंक्शन है, इनको चेंज नहीं करता है. लेकिन इसने लिखा है डिक्रीजेस, सो ये गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. A catalyst does not catalyze non-spontaneous reactions. बिल्कुल सही. A catalyst catalyzes only spontaneous reactions. एक कैटलिस्ट ओनली उन रिएक्शन को कैटलाइज करता है जो रिएक्शन क्या होगी, एक शाबाश, एक कैटलिस्ट जो है वो ओनली कैटलाइज करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बट नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. मैंने इससे पहले भी टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन डाला था, उसमें भी मैंने यही एग्जांपल दी कि अगर हम एक कैटलिस्ट देखेंगे, मिसाल के तौर पर अगर दो इंसानों को, इन दोनों को आपस में लड़ना है, इनको लड़ने के लिए तीसरा इंसान आ गया जो जिसने इसको इसके बारे में बातें बोली, इसको इसके बारे में बातें बोली, तो एज ए रिजल्ट अगर ये शाम के 10 बजे लड़ते, अब ये 4 ही बजे लड़ेंगे, तो कैटलिस्ट ने काम जो है जल्दी कराया. लेकिन अगर इन्होंने कसमें खाई है कि हमें लड़ना ही नहीं है, तो अगर इनको लड़ना ही नहीं है, तो अगर इनको लड़ना ही नहीं है, तो कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट जो है आप कुछ भी कर लो, इनको लड़ना ही नहीं है, इन्होंने कसमें खाई हैं कि हमें नहीं लड़ना है, तो कैटलिस्ट का यहां पे कोई काम नहीं आया. मैं ऐसे भी एग्जांपल बहुत सारी है, इतना काफी है. ए कैटलिस्ट डज नॉट कैटलाइज नॉन, ये एनसीईआरटी पे बिल्कुल लिखा है. ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन. ये पॉइंट याद रखना. ए कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन. इट कैटलाइजेस द spontaneous reactions but does not catalyze non-spontaneous reactions. So ये बिल्कुल NCERT पे लाइन बाय लाइन हर कोई पॉइंट जो है लिख के हैं. Moving on to the next one, the reaction. अगर आपको दिखेगा यहाँ पे H पॉजिटिव, तो ये acidic hydrolysis of ester. Acidic hydrolysis of ester is an example of pseudo first order reaction. What is a pseudo first order reaction? जिसका ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी मोर देन 1 होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, pseudo first order reaction. ये बिहेव करती है एज pseudo first order reaction. क्यों pseudo first order? क्योंकि यहां पे वाटर जो होता है ये हम एक्सेस में लेते हैं, तो इसका द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज टेकन एज 0. दैट इज व्हाई इट इज अ pseudo first order reaction. तो ये याद रखना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. एंड दूसरा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज आल्सो अ pseudo first order reaction. For the chemical reaction, if the temperature is increased from 10 to 40, the rate constant. What is the effect of temperature on rate? By increasing temperature by 10 degrees Celsius, rate of a reaction doubles. और मैंने आपको बोला है, फॉर्मूला है, जब ये आएगा कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो मैं यहां पे लिखूंगा KT2 डिवाइडेड बाई KT1. रेट या रेट कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर T2 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर T1 इज जनरली इक्वल टू 2 to the power delta T डिवाइडेड बाई 10, where delta T is T2 minus T1.
तो मुझे बोलो, मुझे एक गिवन है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया फ्रॉम 10 to 40, तो फाइनल टेम्परेचर है 40, इनिशियल टेम्परेचर है 10, तो ये आएगा 2 to the power डेल्टा टी, 40 minus 10 is 30 डिवाइडेड बाय 10, तो ये एंड ये कैंसल, 2 to the power 3 is 8, यानी कि रेट बढ़ेगी कितनी टाइम्स? 8 टाइम्स। रेट विल इंक्रीज कितना टाइम्स? 8 टाइम्स। तो ये सवाल बार बार आता है, ये केमिकल काइनेटिक्स वाला सवाल। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड, मैंने अभी आपको बोला एंथैल्पी निकालनी है, देन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, मैंने अभी बोला एंथैल्पी की एक फॉर्मूला है, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज 80, बैकवर्ड इज 120, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए 80 एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए 120, ये आएगा -40, सो द आंसर विल बी -40। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, अगर मैं यहां पे एक चीज ऐड करूंगा, मैंने इस रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड किया, कैटलिस्ट ने ये किया, इसने लोअर किया एक्टिवेशन एनर्जी बाय 20% फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच? इट अगेन विल बी -40। डेल्टा एच के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है, एक कैटलिस्ट स्टेट फंक्शन को अल्टर नहीं करता है। इसके बाद जो है द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट मुझे रिएक्शन देके है, ये इसका रेट कांस्टेंट गिवन है के देके की, के गिवन है 2.5 into 10 to the power -3 सेकेंड इनवर्स, और इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, और मुझे रेट गिवन है, रेट गिवन है 7.5 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। द कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2, तो रेट और कंसंट्रेशन में रिलेशन है, रेट इज इक्वल टू K into C to the power N। अब रेट गिवन है 7.5 into 10 to the power -3, K का वैल्यू गिवन है 2.5 into 10 to the power -3। कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है, लेकिन एन का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए। सिंस यहां पे ऑर्डर गिवन नहीं है, लेकिन सेकंड इनवर्स किसका ऑर्डर होता है? फर्स्ट ऑर्डर का। अभी तो पहला सवाल वही किया, तो इसका मतलब है यहां पे पावर आएगा 1, क्योंकि सेकंड इनवर्स रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स ओनली तब होगा, टाइम इनवर्स ओनली तब होगा जब ऑर्डर क्या होगा? 1। तो इसका मतलब है सी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 7.5 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 2.5 into 10 to the power -3, ये एंड ये कैंसल, 25 1s are 25 3s are, तो ये आ जाएगा 75। द आंसर इज 3। Moving on to the next one. For a zero order reaction which is correct relation between T half and initial concentration reactant concentration R naught। तो ये NCERT में भी लिखा है, आप लोगों को पता है T half किसके बराबर होता है? C naught डिवाइडेड बाय 2K। तो T half और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये याद रखना, किस ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में इनिशियल T half और इनिशियल कंसंट्रेशन में डायरेक्ट रिलेशन है, याद रखना। T half जो होता है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मैं लिखूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे मैं लिखूंगा 1 C naught to the power n-1। लेकिन शाबाश, फॉर ऑल ऑर्डर्स, फॉर ऑल ऑर्डर्स एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, फॉर ऑल ऑर्डर्स एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ का वैल्यू होता है, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। दैट इज टी हाफ जो होता है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन बाकी हर एक ऑर्डर में ये है। अब मुझे बोलो जीरो ऑर्डर बोल रहा है, तो n का वैल्यू पुट कर लो 0, तो टी हाफ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 to the power c naught to the power 0 minus 1। दैट इज टी हाफ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c naught to the power -1। ये -1 ऊपर जाएगा तो टी हाफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c naught, तो इसीलिए आप याद रखना। तो अगर मैं बोलूंगा फोर्थ ऑर्डर के लिए टी हाफ और c naught में क्या रिलेशन है? c naught इज इनवर्सली टी हाफ इज इनवर्सली proportional to c naught to the power 4 minus 1, that is 3, that is t half is inversely proportional to c naught cube। अब मुझे बोलो consider the reaction, the reaction given है 2a gives b, the rate of the reaction is equal to, क्या मुझे ये rate of disappearance of a बोल रहा है? नहीं। क्या मुझे ये rate of disappearance of b बोल रहा है? नहीं। या rate of appearance of b बोल रहा है? नहीं। ये मुझे क्या बोल रहा है? ये मुझे बोल रहा है rate of a reaction। तो जब आप rate of a reaction define करते हैं, क्या हम stoichiometric coefficient से डिवाइड करते हैं? हाँ, हम बिल्कुल डिवाइड करते हैं। तो रेट जो है, रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन, तो -d कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो -d कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt, लेकिन dt
और आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 तो 2। अगर विद रेस्पेक्ट टू बी करेंगे तो बी में आ जाएगा प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी प्लस, क्यों? क्योंकि बी प्रोडक्ट है लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 है तो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर इसने बी लिखा होता द आंसर वुड हैव बीन डीबी बाई डी, लेकिन अगर इसने ए लिखा है ऑप्शन में इसीलिए माइनस डी ए बाई 2 dt। अगर इसने लिखा होता रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए तो इसने मेंशन किया है डिसअपियरेंस ऑफ ए, तब हम 2 से डिवाइड नहीं करते, तब आंसर आता माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, रेट कांस्टेंट गिवन है। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, शाबाश, टाइम का एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। टाइम का एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर में कितना होता है? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ सी नॉट डिवाइडेड बाई सी टी। तो 2 पॉइंट या सी नॉट डिवाइडेड बाई सी टी या सी नॉट के बदले आप लिख सकते हो सी नॉट डिवाइडेड बाई सी टी। मैंने बोला हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ एम एन नॉट डिवाइडेड बाई एन टी। मैंने ये भी बोला है 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ एम नॉट डिवाइडेड बाई एम टी। मैंने ये भी बोला है 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाई आर टी, वेयर आर नॉट इज इनिशियल रेट, आर टी इज रेट आफ्टर सम टाइम टी। तो टी 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाई पी टी। तो मैंने बोला है ये टाइम का एक्सप्रेशन है। अब इस टाइम मुझे मास गिवन है 4 ग्राम को बनाना है 0.4 ग्राम, तो मैं एम नॉट डिवाइडेड बाई एम टी वाली फॉर्मूला यूज करूंगा। तो टी का वैल्यू आएगा 2.303 अपॉन के का वैल्यू मुझे गिवन है 2.303 इंटू 10 टू द पावर -3 लॉग ऑफ एम नॉट मतलब इनिशियल मास, तो वो गिवन है 4 ग्राम। एम टी मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट जो बचा आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम के बाद कितना रिएक्टेंट बचा है, तो मुझे 4 ग्राम को कितना बनाना है 0.4, तो कुछ टाइम के बाद बचना चाहिए 0.4, तो ये आएगा 10, तो ये आएगा 10। तो अब मुझे बोलो log 10 होता है 1, 2.303 कैंसिल, तो ये आएगा सीधे 1 अपॉन 10 टू द पावर -3, log 10 होगा 1, वो आएगा 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 is 1000, the answer will be 1000 seconds, the answer will be 1000 seconds. Moving on to the next one. In a reaction, A plus B gives products. The rate of the reaction is doubled. The rate of the reaction is doubled when the concentration of the rate of the reaction is doubled when the concentration of A is doubled, and rate becomes 4 times when the concentration of both reactants A and B are doubled. Rate law for the reaction can be written as, ये अच्छा सवाल है, ये मुझे बोलो सबसे पहले the rate और rate A and B मुझे given है, तो मैं बोलूंगा सपोज इनिशियली A1 कंसंट्रेशन है, B1 इनिशियली A ही है, इनिशियली B है, और इनिशियली रेट जो है दैट इज R1 या A1 B1 R1 मानेंगे। अब सवाल पढ़ो, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल्ड, रेट बन जाती है डबल, लेकिन कब? डबल मतलब 2R1, लेकिन कब? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, तो हम A को मानेंगे 2A1, तो A को मानेंगे 2A1 एंड B को मैंने छेड़ा नहीं है तो B is B1 एंड रेट बिकम्स 4 टाइम्स, इट बिकम्स 4 टाइम्स R1, तो इनिशियल को हम 4 टाइम्स लिखेंगे। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B इज डबल, तो जब A आएगा 2A1 और B आएगा 2B1, किसी के दिमाग में आएगा सर अगर इसका मतलब है ये बनता है 4 टाइम्स, जब A एंड B डबल हुआ तो आपने इसको डबल क्यों नहीं किया, इसको डबल क्यों नहीं किया? तो कोई बात नहीं, अगर आप इसको भी डबल करोगे ये बनेगा 4, ये बनेगा 2, लेकिन ये जो है ये इसको 4 टाइम्स करोगे ये 4 नहीं बनेगा 8 बनेगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप लिखोगे। लेकिन याद रखना बेटर है जो आपका इनिशियल डेटा गिवन है उसी को डबल कर लो। पहले इनिशियल मैंने खुद से माना A1 B1 रेट R1, अब A डबल किया रेट बन गई 2 टाइम्स, यानी कि B का जिक्र नहीं है, B को नहीं छेड़ा है, फिर दोनों को डबल किया रेट बन गई 4 टाइम्स। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है ऑर्डर। आपके पास 2 ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन सीधे है कि B को नहीं छेड़ा, A को किया डबल, रेट हुई डबल, तो इसका मतलब है रेट और A की कंसंट्रेशन में डायरेक्ट रिलेशन है, तो A का ऑर्डर A का पावर आएगा 1। लेकिन इससे बेटर है हम इसको मानेंगे R1, इसको मानेंगे R2, इसको मानेंगे R3, पहले हम करेंगे R2 डिवाइडेड बाय R1।
तो मैं मानूंगा रेट इक्वेशन, लेट रेट इक्वेशन बी रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एम कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर एन। तो R2 के टाइम के कंसंट्रेशन ऑफ ए, R2 के टाइम ए के बदले लिखेंगे 2 टाइम्स A1 टू द पावर m, b के बदले लिखेंगे B1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय R1 के तो आएगा ही, a के बदले लिखेंगे A1 टू द पावर m, b के बदले लिखेंगे B1 टू द पावर n। के तो चेंज नहीं होगा क्योंकि के कंसंट्रेशन किसे चेंज नहीं होता है। तो R2 के बदले लिखेंगे 2R1 डिवाइडेड बाय R1, के एंड के तो होगा कैंसल, ये आएगा 2 टू द पावर 1 A1 टू द पावर m, B1 टू द पावर n, B1 टू द पावर n होगा कैंसल डिवाइडेड बाय A1 टू द पावर m, ये एंड ये कैंसल, R1 कैंसल, 2 निकला 2 टू द पावर m, कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू निकलेगा 1। तो ये m क्या है, m है a का पावर, तो a का पावर निकलेगा 1, तो 2 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, या तो ये ऑप्शन पॉसिबल है या तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। अब हम b का पावर निकालेंगे। अब b a का पावर जब मुझे निकालना होगा, मैं b को मानता हूं कांस्टेंट, b कांस्टेंट था R2 और R1 में। जब मुझे अब b का पावर निकालना है, मैं a को रखूंगा कांस्टेंट। a कांस्टेंट कब है, R3 में और R2 में। मैं करूंगा R3 डिवाइडेड बाय R2। तो अगर मैं R3 डिवाइडेड बाय R2 करूंगा, R3 डिवाइडेड, तो R3 के बदले आएगा k कंसंट्रेशन ऑफ ए, 3 के टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए आएगा 2 टाइम्स ए टू द पावर m, b के बदले क्या आ जाएगा 2 टाइम्स B1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय R2 के टाइम k कंसंट्रेशन ऑफ a के बदले आएगा 2 टाइम्स A1 टू द पावर m, कंसंट्रेशन ऑफ b के टाइम कितना आ जाएगा, R2 के टाइम आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B1 टू द पावर n। तो ये पूरा कैंसल, ये पूरा कैंसल, और यहां पे R3 के बदले हम लिखेंगे 4R1 डिवाइडेड बाय R2 के बदले लिखेंगे 2R1 इज इक्वल टू, शाबाश, यहां पे क्या आएगा 2 टू द पावर n B1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय B1 टू द पावर n। ये एंड ये कैंसल, ये एंड ये कैंसल, 2 1s are 2 2s are, तो 2 निकला किसके बराबर, 2 टू द पावर n। तो कंपेयर करेंगे n का वैल्यू 1, अब n क्या है, b का पावर, यानी कि b का पावर भी 1, इसीलिए ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में आए, मैं क्लास में बिल्कुल इसी तरीके से समझाता हूं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, शाबाश, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो हम एक काम करेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा, शाबाश, मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले ए कंसंट्रेशन ऑफ ए को मानेंगे A1 B1 ये R1, फिर बोल रहा है जब आपने ए डबल किया रेट हो गई डबल, फिर बोल रहा है जब आपने दोनों डबल किए रेट जो बन गई वो बन गई 4 टाइम्स। देखो b को नहीं छेड़ा, a को डबल करने से रेट भी डबल हुई, यानी कि a का पावर 1। अगर a को डबल करने से रेट 4 टाइम्स बढ़ती तो मैं बोलता a का पावर है 2। अगर रेट को डबल करने से रेट 8 टाइम्स बढ़ती तो मैं बोलता रेट मतलब a का पावर आएगा 3। लेकिन ये भी डबल मतलब पावर 1। अब मुझे बोलो, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मैंने a को किया कांस्टेंट, मैंने b को डबल किया, रेट बन गई 2 से 4, रेट बन गई डबल, b को डबल किया, यहां पे रेट भी डबल हुई, तो इसका मतलब है b का पावर भी क्या आएगा 1। तो इस हिसाब से लॉजिक के लिए भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन बेटर है पहले हम एक टेबल बनाएंगे, जिस टेबल में हम क्या करेंगे, जिस टेबल में हम डेटा लिखेंगे, फिर उसके बाद जब मुझे a का ऑर्डर निकालना होगा, a एंड b रिएक्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा a का रेट इक्वेशन है, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर सम नंबर, तो रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर m b टू द पावर n। अब a का ऑर्डर निकालने के लिए b को मानेंगे कांस्टेंट, b का ऑर्डर निकालने के टाइम a को मानेंगे कांस्टेंट। पहले मुझे a में इंटरेस्ट है तो b को करेंगे कांस्टेंट। b कहां कहां कांस्टेंट है, पहले और दूसरे में, इसलिए मैंने R2 बाय R1 किया। R2 के बदले मैंने क्या लिखा, देखो R2 इज रेट, R2 k तो k ही रहेगा, R2 के टाइम a का वैल्यू क्या आएगा, R2 के टाइम a आएगा 2a1 टू द पावर m, R2 के टाइम B1 क्या आएगा, B1 टू द पावर n। ऐसे ही R1 के टाइम A के बदले A1, B के बदले B1, तो ये सब कुछ कैंसिल हुआ, m का वैल्यू निकला 1। तो अब मुझे b का ऑर्डर चाहिए, n का वैल्यू चाहिए, तो मैं a को मानूंगा कांस्टेंट। अब a कांस्टेंट कहां पे है, a कांस्टेंट है R3 और R2 में, मैंने किया R3 बाय R2।
R3 में K तो K ही आएगा। R3 के टाइम A है 2A1 टू द पावर M1, B है 2B1 टू द पावर N, तो R2 K तो K ही रहेगा, 2A1 टू द पावर M, B है B1 टू द पावर N, ये पूरा कैंसल हुआ, B1 कैंसल, सब कुछ कैंसल, N का वैल्यू निकला 1, तो N है B का ऑर्डर निकला 1, N है मतलब M है A का ऑर्डर भी निकला 1, तो रेट आएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इसके बाद जो है, इसके बाद और एक सवाल है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैंने सारे सवाल जो है इनकरेक्ट, क्योंकि जनरली हमें गलती होती है करेक्ट इनकरेक्ट वाले सवालों में, तो इसलिए मैंने जानबूझ के सारे सवाल इनकरेक्ट दिए, क्योंकि करेक्ट जो है आपको पहले ही लगेगा कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, तो आप पहले ऑप्शन को मार्क करते हो, लेकिन जब ये इनकरेक्ट करेक्ट वाला सवाल आएगा, ये 3 बार 4 बार पढ़ना है, मुझे अपने टाइम इसमें सवाल गलत हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो अगर आपको स्टेटमेंट निकालना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, तो सबसे पहले है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, यस ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल ही होता है। दूसरा है ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, नो ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर well as complex reactions, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, इसने लिखा है ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस, तो ये गलत है, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो यही आएगा। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलैरिटी हैज नो मीनिंग, बिल्कुल सही, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलैरिटी हैज नो मीनिंग, बिकॉज मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, तो जो साइमल्टेनियसली कोलाइड करने चाहिए, तो साइमल्टेनियसली कोलाइड कब करेंगे, जब रिएक्शन एलिमेंट्री होगी, जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी तब पहले इसने इसके साथ किया, फिर इसने किसी और के साथ किया, तो वहां पे वो मैकेनिज्म बन जाता है, वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बन जाती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी सही है। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी अ नॉन इंटीजर, गुड, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर, इसका ऑलवेज वैल्यू होगा 1 2 3 4 5, ये कभी भी नॉन इंटीजर 1.5 या मतलब -1.5 -1.7 फ्रैक्शनल नहीं होगा, शाबाश, ना ही ये नेगेटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर होगा, पॉजिटिव होगा या होल नंबर होगा, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, if the rate constant for a first order reaction is k, then the time required for 99%, तो याद रखना मैंने आपको बोला है जब भी फर्स्ट ऑर्डर लिखा होगा, फर्स्ट ऑर्डर में tx% जब भी आपको निकालना होगा, आप क्या करोगे, for tx% take C0 equal to 100 and take CT equal to 100 minus x, तो फॉर्मूला है, टाइम आपको निकालना है t 99.9%, तो फॉर्मूला है 2.303 अपॉन k log ऑफ C0 को सीधे 100 मान लो और CT को मान लो 100 माइनस x का वैल्यू गिवन है 99.9, वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ गया, तो ये आएगा 2.303 अपॉन k, रेट कांस्टेंट k तो k के फॉर्म में ही है, इनटू log ऑफ 100 अपॉन ये आएगा 0.1, तो 100 अपॉन 0.1 ये आएगा 2.303 k इंटू लॉग ऑफ 1000, 100 अपॉन 0.1 इज 1000, तो ये आएगा 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ 10 टू द पावर 3, ये आएगा 2.303 अपॉन k इंटू 3 लॉग 10, 3 log 10, log 10 is 1, तो आंसर आएगा 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाई k, 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाई k, तो ये याद रखना ये है। और हमेशा ये ओनली फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ओनली फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, फॉर जीरो ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर होगा तो जीरो ऑर्डर के लिए हमेशा tx% का वैल्यू जो होगा, tx% का वैल्यू आप सीधे मानोगे, शाबाश, xc0 डिवाइडेड बाई 100k, लाइक मुझे t 90% निकालना है, मैं सीधे मानूंगा इसका वैल्यू होगा 90 C0 डिवाइडेड बाई 100k, 90 C0 डिवाइडेड बाई 100k, ये याद रखना, ये सिंपल है। स्लोप ऑफ द प्लॉट बिटवीन log k वर्सेस 1/t इज, तो log k वर्सेस 1/t, आप लोगों ने अरहीनियस इक्वेशन पढ़ी है, तो अरहीनियस इक्वेशन में सबसे पहले हम लिखते हैं k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ea बाई rt, तो फिर जब हम ln अप्लाई करते हैं तो मुझे इक्वेशन बनती है ln k इज इक्वल माइनस ea बाई rt प्लस ln a, तो जब हम इसको log फॉर्म में लिखते हैं तो मैं लिखता हूं log k इज इक्वल माइनस ea डिवाइडेड बाई 2.303 RT तो 2.303 RT प्लस log a, तो अब मुझे बोलो, मुझे बोल रहा है किसके, log k बोल रहा है कि ln k, log k वर्सेस 1/t, तो log k वर्सेस 1/t, तो मैं इक्वेशन ऐसे लिखूंगा log k इज इक्वल टू माइनस ea
डिवाइडेड बाय 2.303 r इंटू 1/t प्लस लॉग a। तो इस इक्वेशन को मैंने लिया y एक्सिस पे, इस 1/t को मैंने माना x एक्सिस पे, x का कोफिशिएंट m प्लस c। कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू आएगा माइनस ea अपॉन 2.303 r और c का वैल्यू आएगा लॉग a। तो इसका मतलब है स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आ जाएंगे और इसका स्लोप जो होगा वो कितना होगा, माइनस ea अपॉन 2.303 r। लेकिन अगर ln k वर्सेस 1/t, ln के 1/t, तब स्लोप होता है माइनस ए बाय आर, तब स्लोप होता है माइनस ए बाय आर। अगर लॉग के वर्सेस 1/t तब होता है माइनस ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर। दोनों ऑप्शन में भी है, माइनस ए बाय आर भी, माइनस ए बाय 2.303 आर भी। लेकिन लॉग है तो 2.303 आता है, ln है तो 2.303 नहीं आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, assertion हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इज ए सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी कुछ टाइम के पहले यही पेज था, तो केन शुगर का हाइड्रोलिसिस ये है, इट इज ए सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट। क्यों है सीडो फर्स्ट ऑर्डर? क्योंकि यहां पे वाटर का ऑर्डर है जीरो, क्योंकि वाटर को हम लेते हैं एक्सेस में। तो रीजन है वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। यस, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कि वाटर लार्ज है, वाटर ज्यादा है, एक्सेस में है। तो इसका मतलब क्या है, वाटर का ऑर्डर होगा जीरो। तो इसका मतलब क्या है, यही रीजन है। assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Moving on to the next one, if for a reaction rate constant doubles with every 10 degree rise in temperature, then the ratio of rate of a reaction at 55 degree Celsius and 25, यानी कि मुझे K 55 upon K 25, जब भी टेम्परेचर आ जाएगा, मैं बार बार क्लास में बोलता हूं, आप R लिख लो या K लिख लो, एक ही बात। अब मुझे बोलो KT2 अपॉन KT1, अभी कुछ टाइम पहले मैंने बोला 2 to the power डेल्टा T अपॉन 10, तो वो आएगा 2 to the power डेल्टा T 55 माइनस 25, दैट इज 30/10। ये एंड ये कैंसल, 2 to the power 3 इज अगेन 8, सो द आंसर इज 8। मगर इनमें गोटे था क्या कि उससे पहले भी टेम्परेचर वाले सवाल में 8 आया, इसमें भी 8 आया, हमें सवाल आएगा तो उसमें भी 8 ही आंसर आएगा। नहीं, वो सॉल्व करना है, वो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर उसने क्या रखा है, क्या नहीं रखा है। Half life of a radioactive substance, all radioactive reactions are first order reactions। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाफ लाइफ है, टी हाफ जो है वो है 16 डेज, और मुझे बोल रहा है मुझे आफ्टर 64 डेज। सिंपल सी बात है, अगर हाफ लाइफ है 16 डेज तो 64 डेज जो है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 16, तो 4 इंटू टी हाफ, तो 64 जो है वो 4 टाइम्स टी हाफ के बराबर है, यानी कि उसमें 4 हाफ लाइव्स आएंगी। तो मुझे बोलो शाबाश, 1 ग्राम कितना रहेगा आफ्टर 64 डेज, या मैं बोलूंगा 1 ग्राम कितना रहेगा आफ्टर 4 हाफ लाइव्स। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आर लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स, उसकी फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स, उसकी फॉर्मूला है C0 अपॉन 2 to the power n। C0 है 1, इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां मास गिवन है वो है 1, 2 to the power n, नंबर ऑफ हाफ लाइव 64, कितने हाफ लाइव्स है? 4, तो 1 अपॉन 2 to the power 4 इज 1/16, तो कितना बचेगा? द आंसर विल बी 1/16। यहां आप ऐसे भी बोल सकते हो, पहले 1 है, आफ्टर 16 डेज ये हाफ लाइफ है, ये बनेगा 1/2, लेकिन आफ्टर और 16 डेज ये और हाफ बनेगा 1/4, आफ्टर और 16 डेज ये बनेगा 1/8, आफ्टर और 16 डेज ये बनेगा 1/16। आ गए ना, 16, 32, 48 एंड 64। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आप इस सवाल को करना चाहते हो तो आप ऐसे भी बोलोगे, आपको टी हाफ गिवन है, आपको टी हाफ गिवन है, टी हाफ आपको गिवन है 16 डेज, तो टी हाफ से आप टी हाफ का वैल्यू होता है फर्स्ट ऑर्डर में 0.693/k इज इक्वल 16, तो यहां से k आएगा 0.693/16, ये निकला k। अब आपको निकालना है 64 डेज कितना बचेगा, कितना बचेगा? इनिशियल m0 गिवन है, आपको mt निकालना है, तो मैं लिखूंगा ना t इज इक्वल 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ m0 डिवाइडेड बाय mt। t का वैल्यू गिवन है 64, 2.303, k का वैल्यू निकला 0.693 डिवाइडेड बाय 16, लॉग ऑफ m0 गिवन है 1 mt, तो आप यहां से mt निकाल सकते हो, लेकिन इस तरीके से ये लेंथी बन जाएगा और कैलकुलेशन मुश्किल बनेगी। तो जब भी सवाल, जब भी ये डेज 64 डेज मुझे 16 का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब क्या है? 64 डेज है, 4 इंटू 16, इसमें 4 हाफ लाइव्स आ जाएंगी, तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स इज C0 डिवाइडेड बाय 2 to the power n।
मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथेटिकल रिएक्शन, इस पे भी सवाल आता है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसके मैकेनिज्म में मुझे 2 स्टेप्स गिवन है, तो मुझे बोला जाएगा ऑर्डर निकालो। तो सबसे पहले आपको पता है कि स्लोवेस्ट स्टेप जो है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इन दोनों में स्लोवेस्ट स्टेप है दूसरा, तो इसके हिसाब से रेट जो होगी, दूसरे स्टेप के हिसाब से रेट जो होगी, रेट होगी किसके बराबर, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। लेकिन O जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन में नहीं है, और रेट में O3, रेट इक्वेशन में O3 आना चाहिए या O2 आना चाहिए, इसके बगैर कोई और चीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे कंट्रोल में यही 2 चीजें हैं। तो नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये रिएक्शन के बीच में से बना, तो मैकेनिज्म हाइपोथेटिकल होता है, तो O की कंसंट्रेशन हम क्या रखें, कैसे चेंज करें, वो मुझे नहीं पता। तो मैं O को क्या करूंगा, O को हटाने की कोशिश करूंगा इस रिएक्शन में। O3 तो मुझे पसंद है, क्यों, क्योंकि O3 ओरिजिनल इक्वेशन में है, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, लेकिन O का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। अब हम O को हटाने की कोशिश करेंगे। हां, अगर O3 का कंट्रोल भी मेरे हाथ में नहीं होता, हम इसको भी हटाते, लेकिन उसका है, O का नहीं है। अब O हटेगा कहां से, O हटता है ऑलवेज जो दूसरा स्टेप होगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, वो आएगा ना कंसंट्रेशन ऑफ O2 कंसंट्रेशन ऑफ O डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3। तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ O किसके बराबर आएगा, K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो ये आएगा K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 इनटू O2 टू द पावर -1। देखो O जो आया, ये आया इन टर्म्स ऑफ O3 एंड इन टर्म्स ऑफ O2, बोथ O3 एंड O2 आर इन माय कंट्रोल, तो इसीलिए मैंने O को लाया इन टर्म्स ऑफ O3 एंड O। तो इसलिए यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे तो रेट आएगा K, कंसंट्रेशन ऑफ O3 तो O3 ही है, अब O के बदले हम क्या लिखेंगे, K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर -1। ये K इन K रेट जो है, इसके बदले हम एक बड़ा कांस्टेंट लिखेंगे K, ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ O3 स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर -1। तो ऑर्डर जो आएगा वो आएगा सम ऑफ द पावर्स दैट इज 2 प्लस -1 दैट इज 1। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो होगा 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। इन द रिएक्शन, शाबाश, ये भी एनसीईआरटी पे है, डायरेक्टली पेज 99 पे है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, पहले ये लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, तो ब्रोमीन लिखा है, अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। मैं ऐसे लिखूंगा, ब्रोमीन है Br2, मैं सीधे लिखूंगा डेल्टा Br2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। और इस टू मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है, यह है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन। दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस, ब्रोमाइड आयंस Br नेगेटिव आयंस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br नेगेटिव आयंस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल रहा है Br नेगेटिव का, तो अगेन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे, डिसअपीयरेंस में माइनस आ जाएगा, माइनस Br नेगेटिव डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो मुझे ये दो चीजों का रेशियो निकालना है, दिस डिवाइडेड बाई दिस का रेशियो निकालना है, मुझे इन 2 चीजों का रेशियो निकालना है। मैंने स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि लिखा है अपीयरेंस ऑफ Br2 एंड डिसअपीयरेंस ऑफ Br नेगेटिव, और नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि रिएक्टेंट के लिए हम हमेशा नेगेटिव यूज करते हैं और प्रोडक्ट के लिए हमेशा हम पॉजिटिव यूज करते हैं। रीजन मैंने क्लास में बोला है कि लोग लिखते हैं या बुक्स पे लिखा होता है नेगेटिव डिक्रीज पॉजिटिव इंक्रीज, जस्ट एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है नेगेटिव रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो रेट पॉजिटिव बनाने के लिए हम रिएक्शन की कंसंट्रेशन चेंज को, वरना कंसंट्रेशन चेंज इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम आती है, उसका तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम पीछे पॉजिटिव लगाते हैं, यानी कि जस्ट टू मेक रेट पॉजिटिव हम रिएक्टेंट को नेगेटिव लगाते हैं। अब मुझे बोलो, मैं इन दोनों के लिए लगाऊंगा इक्विवेलेंट रेट रिलेशन, मैं ये भी लिख सकता हूं ना -1/5, जैसे ये लिखा है रेट ऑफ ए रिएक्शन, जैसे ये इक्विवेलेंट रेट रिलेशन एनसीईआरटी ने लिखी है, मैं ओनली इन दोनों के लिए लिखूंगा -1/5 डेल्टा Br नेगेटिव डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो किसके बराबर होगा, ये होगा ना 1/3 डेल्टा Br2। दो रेट्स आपस में बराबर कब होती हैं, जब हम उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। अब मुझे चाहिए Br2 डिवाइडेड बाई दिस, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को इस साइड लाएंगे और इस 3 को उस साइड लेंगे, तो ये ऊपर उस साइड बनेगा 3/5, ये इस साइड बनेगा डेल्टा Br2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और वो पूरा माइनस के साथ माइनस डेल्टा Br नेगेटिव डिवाइडेड बाई डेल्टा T यहां पे डिवाइड होगा, तो इन दोनों का रेशियो जो निकला वो निकला 3/5। सो द आंसर विल बी 3:5।
उसके बाद द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, बार बार मैं बोलता हूं, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। शाबाश, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये खासकर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। असर्शन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2 plus Br2 gives 2 time appears to be 2, yes because 2 molecules are involved, तो इसका मतलब क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 2, assertion 2, assertion सही है। 2 molecules of the reactants are involved, both assertion reason are correct and reason is the correct explanation। 2 molecules involved है इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, यही तो सही है। शाबाश। इसके बाद क्या है, इसके बाद द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया। मैंने बार बार क्लास में बोला है कि सरफेस रिएक्शन जनरली, अगर आपके दिमाग में नहीं याद रहेगा, सरफेस रिएक्शंस जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। जरूरी नहीं है, नॉट ऑल सरफेस रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, लेकिन जनरली जो एनसीईआरटी ने लिखी है सरफेस रिएक्शन जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। तो अब मुझे बोलो, या अगर वैसे याद नहीं रहता है डायरेक्टली, जीरो ऑर्डर की एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस। तो इसका मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लैटिनम ऑन गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, देखो रेट इक्वेशन लिख लो, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पावर वही चढ़ता है जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, लेकिन बाकी अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो पावर वो नहीं चढ़ेगा, तब ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है। तो यहां पे K A टू द पावर 1 B टू द पावर 2, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है इसलिए। सो द आंसर विल बी दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। A certain zero order reaction has K is equal to इतना, तो रेट कांस्टेंट मुझे गिवन है फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ A, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट गिवन है। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 15 सेकेंड्स इफ इनिशियल, तो मुझे C नॉट गिवन है 0.5, मुझे CT बोल रहा है कि CT कितना होगा, और टाइम मुझे दे रहा है वहीं से आफ्टर 15 सेकेंड्स, और K का वैल्यू भी गिवन है 0.025। तो आप लोगों को पता है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम का एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है, C नॉट माइनस सी टी डिवाइडेड बाई के, या R नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाई के, जो भी आपने पढ़ा है। तो T जो होगा, T होगा 15, C नॉट का वैल्यू 0.5, CT मुझे निकालना है, K का वैल्यू 0.025। तो ये यहां आ जाएगा 15 5 जो आएगा वो आएगा 75। शाबाश। 15 2 30 प्लस 7 इज 37, तो 0.375 इज इक्वल टू 0.5 माइनस CT। तो CT इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लेंगे, तो CT का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.5 माइनस 0.375, दैट इज 0.125। सो द आंसर विल बी कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर 15 सेकेंड्स विल बी 0.125। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट्स। रेट लॉ गिवन है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ग्राफिकली इट इज रिप्रेजेंटेड, हेंस मतलब एज, ये ग्राफ गिवन है। रेट कांस्टेंट मुझे बोलो, मुझे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ बना के है, तो इक्वेशन में अगर हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए ग्राफ बनाएंगे, तो रेट को हमने किस एक्सिस पे लिया, वाई एक्सिस पे, कंसंट्रेशन को किस एक्सिस पे लिया, एक्स एक्सिस पे। ये तो बन गया ना y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx बन गया। तो ग्राफ स्टार्ट होगा ऑरिजिन से, m का वैल्यू कितना आ गया, k, वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ग्राफ ऐसे आ गया। तो इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप है k। अब मुझे ग्राफ वहीं से दे के है, आपको बोल रहा है k निकालो, रेट कांस्टेंट निकालो। तो इस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट तो स्लोप है, तो आपको इस ग्राफ की स्लोप निकालनी है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन जो होती है, मैंने बार बार बोला है, स्लोप ऑफ ए लाइन कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आपको आप लिख लो, मुझे ये वैल्यू गिवन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये गिवन है, ये यहां से ये वैल्यू गिवन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो आप इसके कोऑर्डिनेट लिख लो। पहले x लिखते हैं 0.3, y है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसके कोऑर्डिनेट लिख लो। x आएगा 0.1, y आएगा 10 टू द पावर माइनस 3, या 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एक ही बात। तो इसको हम मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो वो स्लोप किसके बराबर आएगा, स्लोप आएगा y2 माइनस y1, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, वो आएगा 0.3 माइनस 0.1।
तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए लाइन, इस लाइन की जो स्लोप है वही तो k है, तो k किसके बराबर आएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन, अंदर बचेगा 3 माइनस 1 एंड 0.3 माइनस 1 इज 0.2, तो ऊपर आएगा 2, नीचे आ जाएगा 0.2, ऊपर आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दिस वन दिस टेंस, तो ये आएगा 10 टू द पावर माइनस 2, सो स्लोप निकला 10 टू द पावर माइनस 2, और स्लोप ही है यहां पे क्या, स्लोप ही है यहां पे k, सो द आंसर विल बी 10 टू द पावर माइनस 2 यूनिट सेकंड इनवर्स, इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये याद रखना, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 27, सिलेक्ट द लॉ दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द डेटा, ये एग्जैक्टली ये वाला सवाल है, एग्जैक्टली 100% ये वाला सवाल है, और यही वाला ये वाला सवाल ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू दिस, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें ये वाला सवाल जिसमें हमने पढ़ा था ए की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, बी को सेम रखेंगे, फिर दोनों को डबल करेंगे, रेट 4 टाइम्स बनेगी। अब इसी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है, इसी का एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है वो यहां पे ऐसे देके है, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है रेट इक्वेशन, या बोला जाएगा ऑर्डर निकालो। अगेन हम इसको मानेंगे R1, इसको मानेंगे R2, इसको मानेंगे R3, इसको मानेंगे R4। अब रिएक्टेंट है A एंड B, तो रेट इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N। अगर मुझे M निकालना है मैं B को करूंगा कांस्टेंट, अगर मुझे N निकालना है मैं A को कोशिश करूंगा कांस्टेंट करने की। पहले हम M निकालेंगे तो B होना चाहिए कांस्टेंट। अब B कांस्टेंट कहां पे है, यहां पे और यहां पे, यानी कि मैं करूंगा सबसे पहले R4 डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि इन्हीं दो में B है कांस्टेंट। अब देख लो K तो K ही रहेगा, R4 के टाइम A कितना है 0.4 टू द पावर M, B कितना है 0.1 टू द पावर N डिवाइडेड बाय शबाय R1 के टाइम K तो K ही रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करने से K चेंज नहीं होता है। अब K तो K ही रहेगा, A कितना है 0.1 टू द पावर M, R1 के टाइम 0.1 टू द पावर N, ये एंड ये कैंसल, K एंड K कैंसल। अब R4 के बदले लिखेंगे 3.0 दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, इसके बदले में लिखूंगा 0.4 अपॉन 0.1 टू द पावर होल टू द पावर 1, दिस वंस आर दिस फोर्स आर, तो मैं ऊपर लिखूंगा 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3 इसलिए क्योंकि नीचे भी 10 टू द पावर माइनस 3 है, इसीलिए ऊपर भी मैंने 3 को 30 बनाया, ये बनेगा 10 टू द पावर माइनस 3, ये आएगा 4 टू द पावर m, ये एंड ये कैंसल, 7.5 1 जार 77.5 4 जार, तो 4 निकला 4 टू द पावर m, कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू निकलेगा 1, यानी कि m क्या है a का पावर, तो a का पावर निकलेगा 1, ये ऑप्शन पहले ही आउट, a का पावर 1, a का पावर 1, a का पावर 1। अब B का पावर निकालेंगे, B का पावर है n, B का पावर कैसे निकलेगा, हम A को कोशिश करेंगे कांस्टेंट रखने की। अब A कांस्टेंट कहां पे है, यहां पे, यानी कि मैं करूंगा R3 डिवाइडेड बाय R2, तो R3 के बदले K, R3 के बदले K, पहले K, A के बदले कितना आ जाएगा, R3 में A का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.3 टू द पावर m, B आएगा 0.2 टू द पावर n, K R2 में A आएगा 0.3 टू द पावर m और B आएगा 0.2, शाबाश, R3 के टाइम है ये 0.4 और B आ जाएगा 0.2 टू द पावर n, ये एंड ये होगा कैंसल। अब R3 का वैल्यू है 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, R2 का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये आएगा 0.4 अपॉन 0.2 होल टू द पावर n, 2 1 जार 2 2 जार, ये मैं लिखूंगा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल 2 टू द पावर n, ये एंड ये कैंसल, 9 1 जार 9 4 जार, 4 निकला बराबर 2 टू द पावर n, 2 स्क्वायर निकला बराबर 2 टू द पावर n, क्योंकि 2 स्क्वायर 4, कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू आएगा 2, तो m यानी कि a का पावर आया 1, n यानी कि b का पावर आया 2, सो द आंसर विल बी रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहां से कभी कभार आपको बोला जाएगा रेट कांस्टेंट निकालो, तो अब मुझे बोलो यहां से रेट कांस्टेंट रेट आएगा ना, रेट डिवाइडेड बाय a इंटू बी का स्क्वायर, आपकी अपनी मर्जी। अगर आप रेट R1 लिखोगे तब आपको लिखना है A1 इंटू B1 का स्क्वायर, तो यानी कि R1 के बदले ये, A1 के बदले ये, B1 के बदले ये। अगर आप R2 लिखोगे तब आपको नीचे लिखना है A2 इंटू B2 का स्क्वायर, यानी कि R2
के बदले ये, A2 के बदले ये, B2 के बदले ये, आपको आंसर दोनों तरह सेम आ जाएगा। R3 भी R4 भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये अच्छा सवाल है, ये पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन whose rate becomes double, whose rate becomes double on increasing the temperature from 298 Kelvin to 308 Kelvin। तो आपको क्या बोल रहा है कि रेट डबल हो रही है। रेट डबल हो रही है तो मतलब K2 का वैल्यू 2 टाइम्स K1, और आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपको T1 गिवन है 298, आपको T2 गिवन है 308। तो जब भी आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी होगी, मैं अरहीनियस इक्वेशन का ये फॉर्म यूज करूंगा, log K2 by K1 इज इक्वल टू शाबाश e टू द पावर, या log K2 by K1 इज इक्वल शाबाश EA डिवाइडेड बाय 2.303 R इंटू 1 by T1 माइनस 1 by T2। अब मुझे बोलो log ऑफ K2 के बदले लिखेंगे 2K1 डिवाइडेड बाय K1, EA निकालना है, अपॉन 2.303 R। अगर मुझे EA जूल्स में निकालना है तो हम R का वैल्यू यूज करेंगे 8.314, या 8.314 या आप 25/3 भी बोल सकते हो, वो एक ही बात है, इंटू 1 by T1, ये आएगा 1 by 298 माइनस 1 अपॉन 308। तो अब मुझे बोलो ये एंड ये कैंसल, log 2 होगा 0.3। तो बाकी आप खुद से निकालोगे, यहां से आएगा एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 308 माइनस 298 डिवाइडेड बाई 298 इंटू 308। लेकिन याद रखना ये T1 एंड T2 जरूरी किन में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। तो अब बाकी आपको खुद से आएगा एक्टिवेशन एनर्जी यहां से निकालना। तो इसके बाद इसके बाद क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किस चीज को अफेक्ट करता है? देखो स्टेट फंक्शन, फ्री एनर्जी लिखा होगा नहीं करेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिखा होगा नहीं करेगा, इन दो चीजों को कैटलिस्ट इफेक्ट नहीं करेगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी को नहीं करेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को नहीं करेगा। इसके बाद नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स को भी करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेगा तभी तो रेट बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा, शाबाशो, इसके बाद क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे। जब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ही कम हुआ, जब यही कैटलिस्ट, जब यही नीचे आ गया, तो कॉमन सेंस है इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव कोलिजन्स भी चेंज होंगे। रिएक्शन पाथ, कॉमन सेंस है, कैटलिस्ट का काम ही है एक्टिवेशन एनर्जी कम करना, तो रिएक्शन पाथ तो वो कम करता ही है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है यहां से लेके यहां तक एनर्जी जो होती है, इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। यानी कि टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहां द मिनिमम एनर्जी दैट विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सच दैट द कोलिजन्स बिटवीन देम आर इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन्स होने के लिए मतलब कम से कम कितनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को होनी चाहिए? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो बिल्कुल यहां से यहां तक एनर्जी है। अब मुझे एक बात बोलो, जब कैटलिस्ट डालेंगे ये पी के नीचे आया, थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज हुई? हाँ, तो कैटलिस्ट से थ्रेशोल्ड एनर्जी भी चेंज होती है। रेट कांस्टेंट, क्या कैटलिस्ट से रेट कांस्टेंट चेंज होता है? बिल्कुल, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ती कम होती है, तो कैटलिस्ट से रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज होता है। तो आंसर विल बी 3, 4, 5 एंड 6। इससे कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट इन चीजों को अफेक्ट करता है। इसके बाद जो है, ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन इज। याद रखना, ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज याद रखना, जब भी एक टाइम गिवन होगा, दूसरा टाइम निकालना होगा, मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को डिवाइड करूंगा। जैसे मुझे T 100% निकालना है, आपको गिवन है T 50%, T 50% गिवन है, मुझे T 100%, मैं दोनों को डिवाइड करूंगा। सिंस जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर वाली फॉर्मूला यूज करूंगा। मैंने अभी बोला जीरो ऑर्डर के लिए T x% किसके बराबर होता है? x C0 डिवाइडेड बाय 100 के। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x, यानी कि C0 हम लेते हैं 100, CT हम लेते हैं 100 माइनस x। तो मैं सीधे लिखूंगा 100 C0 डिवाइडेड बाय 100 के, और यहां पे मैं लिखूंगा 50 C0 डिवाइडेड बाय 100 के, बिकॉज 100%
परसेंट इज 100/100, तो 100 x% इज x by 100, तो x C0 by 100 के, 100% इज 100/100, 100 C0 by 100 के, 100 C0 कैंसल, 100 के कैंसल, ऊपर आएगा 100/50, 50 1s are 50 2s are, ये आएगा 2, तो t 100% जो होगा वो होगा 2 times t 50%, और 2 times t 50% का मतलब है 2 into 40, और 2 into 40 मुझे गिवन है, निकलेगा 80, क्योंकि 40 गिवन है t 50, तो ये निकलेगा 80। तो अगर आप लोगों को पता है, और इसका दूसरा, लेकिन हम ऑलवेज यही करेंगे, दूसरा तरीका है t 50% हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर का C0/2 के, t 100% होता है C0/k, तो इस C0/k के बदले में लिख सकता हूं 100%, तो ये आएगा 1/2 C0/k के बदले लिखूंगा 100%, तो t 100% निकलेगा, 2 ये मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स t 50 अगेन आ जाएगा 80, लेकिन इससे बेटर है क्योंकि ये हमेशा वैलिड है चाहे कोई भी ऑर्डर होगा। सो लास्ट सवाल एक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, A gives 2B plus C, the initial pressure was PI and the total pressure at the time after time T was PT, write the expression for rate constant। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को जरूरी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको जरूरी आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल जो है ये आपको जरूरी आएगा। देखो सवाल क्या है, सवाल मुझे गिवन है, शाबाश, सवाल मुझे गिवन है, मुझे रिएक्शन गिवन है, A gives 2B plus C, गैसियस रिएक्शन गिवन है, A gives 2B plus C, तो ये गैस, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऊपर लिखा है कि इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको क्या करना है, K का एक्सप्रेशन लिखना है। देखो K जो होता है उसका एक्सप्रेशन है 2.303/T log ऑफ, सिंस प्रेशर गिवन है तो मैं लिखूंगा P0/PT, लेकिन याद रखना ये P0 जो होता है ये होता है इनिशियल प्रेशर, या C0 होगा तो वो होती है इनिशियल कंसंट्रेशन एट T इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। ये PT जो टोटल प्रेशर नहीं होता है, CT टोटल कंसंट्रेशन नहीं होती है, PT टोटल प्रेशर यहां पे नहीं होता है, ये होता है बचे हुए रिएक्टेंट्स का प्रेशर, यहां सीधे मैं बोलूंगा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट जो बचा है यहां मैं लिखूंगा that has remained unreacted, that has remained unreacted after time t, that has remained unreacted after time t, that has remained unreacted after time t। अब मुझे एक बात बोलो, अगर मैं at t is equal to 0 यहां पे बोलूंगा, इसका प्रेशर है P0, इसका 0 क्योंकि इनिशियली ओनली जो सारा का सारा प्रेशर होगा वो रिएक्टेंट का होगा, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो सारा का सारा प्रेशर किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम टी के बाद, तो ये जो है ये P0 में से कुछ खर्च होगा, सपोज खर्च हुआ x, अब ये 1 ये 2 ये जरूरी बने होंगे 2x, ये बना होगा x। अब जो PT यहां पे है, ये PT जो है यहां पे है, ये PT है P0 माइनस 2x, यानी कि बचे हुए P0 माइनस x, ये बचे हुए रिएक्टेंट का प्रेशर है, ये PT है P0 माइनस x, ये PT टोटल प्रेशर नहीं है। अब ये P0 माइनस x का वैल्यू, मुझे x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दे के ही नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं से x का वैल्यू निकालना होगा। अब मुझे टोटल प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर का मतलब क्या है, मुझे सवाल में बोला है टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t वाज PT, तो टोटल प्रेशर जो इसने PT दिया है, क्या इसका PT और मेरा PT सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका PT है टोटल प्रेशर, मेरा PT है तो प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट जो बचा, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, तो हम x निकालेंगे। तो टोटल प्रेशर गिवन है अकॉर्डिंग टू सवाल P0 माइनस x प्लस 2x प्लस x, ये किसके बराबर होगा, ये होगा PT के बराबर, जो सवाल वाला PT है उसके बराबर होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा PT, मतलब सपोज एक ही बात है, तो 2x माइनस x इज x, मतलब ये आ जाएगा कितना, शाबाश, P0 शाबाश माइनस x प्लस x कैंसल, तो प्लस 2x जो आ जाएगा वो आएगा PT के बराबर। तो इसका मतलब है जो x 2x आ जाएगा वो आएगा PT माइनस P0, और x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा PT माइनस P0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे पुट कर लो, जब हम ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे ये आएगा P0 माइनस PT माइनस P0 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 इंटू P0 इज 2 P0 माइनस PT इज माइनस PT माइनस माइनस इज प्लस P0
होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 3p0 माइनस pt डिवाइडेड बाई 2 निकला। ये PT जो असली PT है, इसको मैं PT डैश अब लिखूंगा। मेरा PT डैश जो निकला वो निकला 3p0 माइनस PT डिवाइडेड बाई 2। अब बराबर यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे तो K का वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ P0 डिवाइडेड बाई PT। लेकिन इस PT डैश के बदले में अब क्या लिखूंगा, 3p0 माइनस PT डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पे आएगा 3p0 माइनस PT डिवाइडेड बाई 2। तो हम ये 2 ऊपर लेंगे तो 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ ये बनेगा 2p0, ये 2 जाएगा ऊपर, 2p0 डिवाइडेड बाई 3p0 माइनस PT। अब इसने p0 नहीं लिखा है, pi लिखा है, तो मुझे बोलो 2.303 अपॉन यह है कि अपॉन टी लॉग ऑफ अपॉन टी, यहाँ पे भी है 2.303 अपॉन टी, यहाँ पे भी आ जाएगा 2.30, यहाँ पे तो सही लिखा है अपॉन टी। तो अब मुझे बोलो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, 2.30 लॉग 2p0 इसने लिखा है pi, तो 2pi अपॉन 3p0 माइनस pt, वो एक ही ऑप्शन मिला है, वो ऑप्शन ये है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये अच्छे से पढ़ना ये सवाल, इस पे एनसीईआरटी पे सवाल भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस फॉरम में सवाल पूछेगा, वो वैल्यू देगा, वो बोलेगा इफ द इनिशियल प्रेशर इज 0.5 एंड द प्रेशर आफ्टर टाइम t इज 0.51, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट के, तो मैं मानूंगा एग्जैक्टली यहां पे इसके बदले में लिखूंगा 0.500, 0.5 माइनस एक्स 2x x, 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 0.51। यहां से x आ जाएगा, x का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, p0 तो 0.5 दे के है, x का वैल्यू यहां पुट करेंगे, मुझे pt का वैल्यू आएगा, pt का वैल्यू पुट करेंगे, मुझे k का वैल्यू आ जाएगा। तो वो वैल्यू पे भी सवाल देगा या तो ऐसे सवाल देगा। तो ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो हुआ वो खत्म हुआ। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेंगे। अब 11th वाला इंपॉर्टेंट पार्ट बचा जिसमें मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मो एंड इक्विलिब्रियम बचा, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट डे का, आज इतना ही, वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, कल नहीं परसों डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल जो है वो ज़ूलॉजी एंड फिजिक्स अगेन है, तो परसों डिस्कस करेंगे वो 4 चैप्टर्स इंशाल्लाह। तो फिर बचा एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर बचा रेडॉक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, उसको और एक दिन में सब मतलब फिनिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, दुआओं में याद रखना। और जो आपको डीपीपी मिलेगा इन पे, वो डीपीपी डेफिनेटली सॉल्व करना, इन सवालों को डेफिनेटली सॉल्व करना, प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी और इसी में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। सगेपत शहमत अगर इससे बाहर कुछ आया, लेकिन मैक्सिमम सिलेबस ही इतना ही है, तो इसी में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। बाकी अल्लाह।